इकाई 2। यूरोपीय लोगों का आगमन और भारत में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण। अध्याय 3 से 5। अध्याय 3। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। यद्यपि हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की बात करते हैं, इतिहास एक निरंतरता है। एक अवधि समाप्त होने और दूसरी शुरू होने पर स्पष्ट रूप से अंतर करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसलिए यदि हम आधुनिक भारत के इतिहास को यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ शुरुआत के रूप में देखते हैं, तो हमें उस समय पर वापस जाने की जरूरत है जिसे आमतौर पर मध्ययुगीन काल माना जाता है, यानी 15वीं शताब्दी, वास्तव में मुगलों के आने से पहले भी, और अपना साम्राज्य स्थापित किया की खोज। भारत के लिए समुद्री मार्ग 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यूरोपीय और भारत के बीच सीधा संपर्क कम हो गया और इसके साथ भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, केलिको, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थरों की आसान पहुंच प्रभावित हुई, जिनकी बहुत मांग थी। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन तुर्कों से गिर गया, जो आरोही पर थे। भारत से माल अरब मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में जाता था। लाल सागर व्यापार मार्ग एक राज्य एकाधिकार था जिससे इस्लामी शासकों ने जबरदस्त राजस्व अर्जित किया। भारत के लिए भूमि मार्ग भी अरबों द्वारा नियंत्रित थे। इन परिस्थितियों में यूरोपीय भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के इच्छुक थे। 15वीं शताब्दी का यूरोप अन्वेषण के आह्वान के साथ पुनर्जागरण की भावना से जकड़ा हुआ था। उसी समय यूरोप ने जहाज निर्माण और नेविगेशन की कला में काफी प्रगति की। इसलिए पूर्व के अज्ञात कोनों तक पहुंचने के लिए साहसिक समुद्री यात्राओं के लिए पूरे यूरोप में उत्सुकता थी। यूरोप के कई क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी खेती के तहत भूमि के विस्तार के साथ तेजी से प्रगति कर रहा था। एक उन्नत हल की शुरुआत, वैज्ञानिक फसल प्रबंधन जैसे फसल रोटेशन और मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसे खाना पकाने के लिए और साथ ही साथ मसालों के लिए कहा जाता है, संरक्षण, समृद्धि भी बढ़ी और इसके साथ ही प्राच्य विलासिता के सामानों की मांग भी बढ़ी। वेनिस और जेनोआ, जो पहले प्राच्य वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से समृद्ध हुए थे, शक्तिशाली तुर्कों को लेने के लिए या अपने दम पर प्रमुख अन्वेषण करने के लिए बहुत छोटे थे। उत्तरी यूरोप के लोग पुर्तगाल और स्पेन को पैसे और आदमियों की मदद करने के लिए तैयार थे, जबकि जेनोइस जहाज और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार थे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुर्तगाल ने ईसाई जगत में नेतृत्व ग्रहण किया था। इस्लाम का प्रतिरोध, भले ही उसने आत्मा को अपने ऊपर ले लिया हो। इतिहासकारों ने देखा है कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के लिए एक जुनून बन गया था, जिसे नेविगेटर उपनाम दिया गया था। इसके अलावा वह पूर्वी भूमध्य सागर के मुस्लिम वर्चस्व और भारत को यूरोप से जोड़ने वाले सभी मार्गों को रोकने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए उत्सुक थे। पोप निकोलस वी ने 1454 में प्रिंस हेनरी को एक बैल दिया, जिससे उन्हें समुद्र में नेविगेट करने का अधिकार दिया गया। इस्लामिक प्रभाव से लड़ने और ईसाई धर्म को फैलाने के प्रयास में ओरिएंट के दूर के किनारे, विशेष रूप से जहां तक के रूप में। हालांकि प्रिंस हेनरी की मृत्यु उनके सपने के सच होने से पहले ही हो गई थी। 1497 में टॉर्डेसिलस 1494 की संधि के तहत पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने गैर ईसाई दुनिया को अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया, जो केप वर्डे द्वीप समूह से लगभग 1300 मील पश्चिम में है। संधि के तहत पुर्तगाल लाइन के पूर्व में सब कुछ दावा कर सकता है और कब्जा कर सकता है, जबकि स्पेन पश्चिम में सब कुछ दावा कर सकता है। इस प्रकार भारत के आसपास के पानी में पुर्तगालियों की घुसपैठ के लिए स्थिति तैयार की गई थी। 1487 में पुर्तगाली नाविक
बार्थोलोम्यू डायस ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट की यात्रा की। वह अच्छी तरह से आश्वस्त था कि भारत के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित समुद्री मार्ग मिल गया था। लेकिन 10 साल बाद ही पुर्तगाली जहाजों का एक अभियान भारत के लिए रवाना हुआ, 1497 में, और थोड़े समय में भारत आ गया। मई 1498 में 11 महीने से कम का समय। ट्रेडिंग से लेकर रूलिंग तक। वास्को डिगामा। मई 1498 में कालीकट में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पायलट के नेतृत्व में वास्को डी गामा के तहत 3 जहाजों के आगमन ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि कालीकट के हिंदू शासक ज़मोरिन समुथिरी को यूरोपीय के इरादों के बारे में कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि उनके राज्य की समृद्धि कालीकट की एक एंट्रेपोर्ट के रूप में स्थिति के कारण थी। उन्होंने वास्को डी गामा का दोस्ताना स्वागत किया। अरब व्यापारी, जिनका मालाबार तट पर अच्छा कारोबार था, आशंकित थे और पुर्तगालियों को वहां अपनी पकड़ बनाने के लिए उत्सुक नहीं थे। सदियों से हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में कई भागीदार थे, भारतीय, अरब, पूर्वी तट से अफ्रीकी, चीनी, जावानीज, अन्य लोगों के बीच, लेकिन इन प्रतिभागियों ने आचरण के कुछ मौन नियमों के अनुसार काम किया था और किसी ने भी अत्यधिक प्रभुत्व की मांग नहीं की थी। सभी इसमें लाभ के लिए थे। पुर्तगालियों ने इसे बदल दिया। वे प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरबों को छोड़कर अत्यधिक लाभदायक पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। वास्को डी गामा 3 महीने भारत में रहे। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वह अपने साथ एक समृद्ध माल ले गया और यूरोपीय बाजार में भारी लाभ पर माल बेच दिया। काली मिर्च के व्यापार तक सीधी पहुंच का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो गया था कि कहीं और यूरोपीय लोगों को, जिन्हें मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से खरीदना पड़ता था, काली मिर्च की समान मात्रा के लिए 10 गुना अधिक खर्च करना पड़ता था। आश्चर्य नहीं कि यूरोपीय देशों के अन्य लाभ चाहने वाले व्यापारियों को भारत आने और सीधे व्यापार करने का लालच था। मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेस कैब्रल द्वारा एक यात्रा की गई थी। उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया, जहां वे सितंबर 1500 में पहुंचे। संघर्ष की एक घटना हुई जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई पुर्तगाली मारे गए। प्रतिशोध में कैब्राल ने बंदरगाह में लंगर डाले कई अरब व्यापारी जहाजों को जब्त कर लिया और उनके माल को जब्त करने और जहाजों को जलाने के अलावा उनके सैकड़ों चालक दल को मार डाला। कालीकट पर कैब्रल द्वारा बमबारी की गई थी। बाद में काबाराल कोचीन और कन्नानो के स्थानीय शासकों के साथ लाभप्रद संधियां करने में सफल रहा। वास्को डी गामा 1501 में एक बार फिर भारत आया। ज़मोरिन ने पुर्तगालियों के पक्ष में अरब व्यापारियों को बाहर करने से इनकार कर दिया, जब वास्को डी गामा ने वाणिज्यिक लालच को क्रूर शत्रुता के साथ जोड़ा और जहां कहीं भी हो सके अरब शिपिंग पर प्रतिशोध को खत्म कर दिया। ज़मोरिन के साथ उनका टूटना। राय 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा की लैंडिंग को आमतौर पर विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। हालांकि एशिया और यूरोप प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ वाणिज्यिक संबंधों में रहे हैं, इसका उद्घाटन दोनों के बीच सीधा समुद्री संबंध न केवल एक पुराने सपने की पूर्ति थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनिशियन ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अफ्रीका को घेर लिया था। इसने दोनों के बीच व्यापार में बड़ी वृद्धि की भविष्यवाणी की। हालांकि यह पुर्तगालियों के उद्देश्यों में से केवल एक था। पुर्तगालियों के लिए भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खुलने से मुसलमानों, अरबों और नए तुर्कों को एक बड़ा झटका लगेगा, जो ईसाई धर्म के आधार पर यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। तुर्कों की सैन्य और नौसैनिक शक्ति।
बढ़ते भारत के साथ एक सीधा समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसालों के व्यापार पर अरबों और तुर्कों के आभासी एकाधिकार को विस्थापित कर देगा। उन्हें अफ्रीका के अपने अन्वेषण से भी स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि वे पौराणिक प्रेस्ट जॉन के राज्य के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे, जिसे प्रेस्बिटर जॉन या जॉन द एल्डर भी कहा जाता है। माना जाता है कि वे पूर्व के एक ईसाई शासक थे और इस तरह लोकप्रिय हुए थे। पश्चिम के मध्ययुगीन कालक्रम और दो तरफ से मुसलमानों पर हमला करने की स्थिति में हो। इस प्रकार वाणिज्यिक और धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे का समर्थन किया और उन्हें उचित ठहराया। सतीश चंद्र इस प्रकार समग्र और पूर्ण हो गया। वास्को डी गामा ने कन्नानो में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। धीरे धीरे कालीकट, कन्नानो और कोचीन पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। धीरे धीरे कारखानों और उनकी व्यापारिक गतिविधियों की रक्षा के बहाने पुर्तगालियों को की अनुमति मिल गई। इन केंद्रों को मजबूत करें। फ्रांसिस्को डी अल्ंडा 1505 में पुर्तगाल के राजा ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बल के साथ सत्ताधारी को सुसज्जित किया। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्ंडा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने और अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। उन्हें अंजदीवा, कोचीन में किले बनाने की भी सलाह दी गई थी। देखें, जब तक आप समुद्र में शक्तिशाली हो सकते हैं, आप भारत को अपना रखेंगे और यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, तो लाइट आपको किनारे पर किले का लाभ देगी। फ्रांसिस्को डी अल्ंडा, कन्नानो और किल्वा, अल्मेडा। हालांकि जमोरिन के विरोध के साथ सामना करना पड़ा, मिस्र के मामलुक सुल्तान से खतरा था। वेनिस के व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जिसका आकर्षक वाणिज्य अब पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। मिस्रियों ने पुर्तगालियों की प्रगति को रोकने के लिए लाल सागर में एक बेड़ा खड़ा किया। 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं द्वारा दीव के पास एक नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को पराजित किया गया था और अल्ंडा का बेटा मारा गया था। अगले साल अल्मीडा ने दोनों नौसेनाओं को पूरी तरह से कुचलकर अपनी हार का बदला लिया। अल्मीडा की दृष्टि पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम के रूप में जाना जाता था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्ंडा के उत्तराधिकारी बने, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे, एक कार्य जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पूरा किया था। उन्होंने पुर्तगाल के लिए समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों की ओर से ठिकाने स्थापित करके हिंद महासागर का रणनीतिक नियंत्रण हासिल किया। पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के पास ओरमुज में पुर्तगाली गढ़ थे, मालाबार में और मलक्का में। अल्बुकर्क के तहत पुर्तगालियों ने अन्य जहाजों के लिए एक परमिट प्रणाली शुरू करके और इस क्षेत्र के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण का प्रयोग करके अपनी पकड़ मजबूत की। जहाज निर्माण के लिए खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में लकड़ी की अनुपलब्धता ने भी पुर्तगालियों को उनके उद्देश्यों में मदद की। अल्बुकर्क ने आसानी से 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख बंदरगाह सिकंदर महान के समय से यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला भारतीय क्षेत्र का पहला हिस्सा बन गया। उनके शासन की एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन था। राय मुसलमानों का कड़वा उत्पीड़न अल्बुकर्क की नीति का एक गंभीर दोष था। यह पूर्व में मुस्लिम व्यावसायिक हितों को पूरी तरह से समाप्त करके अपने देशवासियों के हितों को आगे बढ़ाने के उनके संकल्प के कारण हो सकता है। अपने शासन के दौरान अल्बुकर्क ने गोंड के किलेबंदी को मजबूत करने और इसके व्यावसायिक महत्व को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। भारत में एक स्थायी पुर्तगाली आबादी को सुरक्षित करने के लिए उसने अपने पुरुषों को भारतीय पत्नियों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
भारत का राजपत्र वॉल्यूम द्वितीय। पुर्तगाली पुरुष जो यात्रा पर आए थे और भारत में वापस आ गए थे, उन्हें अल्बुकर्क के समय से ही स्थानीय पत्नियों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। गोवा और उत्तर के प्रांत में उन्होंने खुद को गांव के जमींदारों के रूप में स्थापित किया। अक्सर नई सड़कों और सिंचाई कार्यों का निर्माण, तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें या नारियल की बेहतर रोपण किस्मों के अलावा नारियल के बड़े पेड़ों को लगाने के अलावा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कॉय हेराफेरी और कॉटेज। नगरों में वे व्यापारी होने के साथ साथ शिल्पी और शिल्पकार के रूप में बस गए। ऐसे अधिकांश पुर्तगाली पुर्तगाल के बजाय अपनी नई बस्तियों को घर के रूप में देखने आए। नीनो दा कुन्हा ने पुर्तगालियों के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। नवंबर 1529 में भारत में हित और लगभग एक साल बाद भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान 1534 में अपनी निर्भरता और राजस्व के साथ बेसिन द्वीप को पुर्तगालियों को सौंपकर उनकी मदद की। उसने उन्हें दीव में आधार बनाने का भी वादा किया। हालांकि 1536 में हुमायूं के गुजरात से हटने के बाद बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध खराब हो गए। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की दीवार खड़ा करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने बातचीत शुरू की, जिसके दौरान गुजरात के शासक को एक पुर्तगाली जहाज पर आमंत्रित किया गया और 1537 में मार दिया गया। दा कुन्हा ने हुगली के साथ अपने मुख्यालय के रूप में कई पुर्तगाली नागरिकों को वहां बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां भारत में, गुजरात को छोड़कर, जिस पर 1458 से 1511 तक शक्तिशाली महमूद बेगड़ा या बेगड़ा का शासन था। उत्तरी भाग कई छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे भागों में टूट रहा था। राज्य किसी भी शक्ति के पास अपने नाम के लायक नौसेना नहीं थी, न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा था। सुदूर पूर्व में चीनी सम्राट के शाही फरमान ने चीनी जहाजों की नौवहन पहुंच को सीमित कर दिया। जहां तक व्यापारियों और जहाज मालिकों का संबंध है, जो उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर हावी थे, उनके पास पुर्तगालियों के संगठन और एकता से मेल खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा पुर्तगालियों के जहाजों पर तोपें रखी हुई थीं। पुर्तगाली राज्य भारत में पुर्तगालियों की पकड़ को कम आंकने की सामान्य प्रवृत्ति है। हालांकि एस्टाडो पोर्टुगुस दा इंडिया, पुर्तगाली भारत का राज्य, वास्तव में भारतीय इतिहास में एक बड़ा तत्व था, जिसका श्रेय इसे दिया जाता है। वास्को डी गामा के आगमन के 50 वर्षों के भीतर भारत के कई तटीय भाग पुर्तगाली शक्ति के अधीन आ गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास लगभग 60 मील के तट पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमी तट पर मुंबई से दमन और दीव तक गुजरात तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बंदरगाहों और सैकड़ों कस्बों और गांवों के साथ एक संकीर्ण मार्ग को नियंत्रित किया। दक्षिण में उनके पास मैंगलोर, कन्नानो, कोचीन और कालीकट जैसे बंदरगाह, किले और व्यापारिक पोस्ट की एक श्रृंखला थी। और यद्यपि मालाबार में उनकी शक्ति को समेकित नहीं किया गया था, यह मसाला उगाने वाली भूमि पर कब्जा करने वाले स्थानीय शासकों पर प्रभाव या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। पुर्तगालियों ने सैंट होम, चेन्नई में और नागपट्टिनम, तमिलनाडु में पूर्वी तट पर और सैन्य चौकियों और बस्तियों की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के अंत में एक समृद्ध बस्ती का विकास हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुगली, गोवा और उस समय के भारत के कई प्रमुख राज्यों के बीच दूतों और राजदूतों का आदान प्रदान किया गया था। 1570 में गोवा और दक्कन के सुल्तानों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें नियमित रूप से तब तक नवीनीकृत किया गया जब तक कि उनके राज्य कर
चली। पुर्तगालियों को हमेशा इसमें भूमिका निभानी होती थी। विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच, दक्कन और मुगलों के बीच और मुगलों और मराठों के बीच शक्ति संतुलन के लिए लगातार लड़ाई। दिलचस्प बात यह है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय, इस भूमि को छोड़ने वाले भी अंतिम थे। भारत सरकार द्वारा गोवा, दमन और दीव को उनसे वापस लेने से पहले 1961 की बात है। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का प्रमुख वायसराय था, जिसने अपने सचिव और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ 3 साल तक सेवा की। अगला महत्व वेदुर दा फजेंडा आया, जो राजस्व और कार्गो और बेड़े के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कप्तानों के अधीन थे, जिन्हें कारकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिनकी शक्ति संचार की कठिनाइयों से बढ़ जाती थी और अक्सर व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति मूर उत्तरी अफ्रीका में पुर्तगालियों के कटु शत्रु थे। वैसे ही अरब थे। पूर्व में पहुंचकर पुर्तगाली अपने साथ ईसाई धर्म को बढ़ावा देने और सभी मुसलमानों को सताने की इच्छा लेकर आए। मुसलमानों के प्रति असहिष्णु, पुर्तगाली शुरू में हिंदुओं के प्रति काफी सहिष्णु थे। हालांकि समय के साथ गोवा में धर्माधिकरण की शुरुआत के बाद एक बदलाव आया और हिंदुओं को भी सताया गया। लेकिन इस असहिष्णु व्यवहार के बावजूद जेसुइट्स ने अकबर के दरबार में एक अच्छी छाप छोड़ी, जिसका मुख्य कारण धर्मशास्त्र के प्रश्नों में मुगल सम्राट की रुचि थी। सितंबर 1579 में अकबर ने गोवा के अधिकारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे 2 विद्वान पुजारियों को भेजने का अनुरोध किया गया था। गोवा में चर्च के अधिकारियों ने निमंत्रण को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। इसमें सम्राट को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का मौका मिला और उनके साथ उनके दरबार और लोगों ने भी। जेसुई पिता रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेट को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था। 28 फरवरी 1580 को जब वे फतेहपुर सिख पहुंचे तो उनका सम्मान के साथ स्वागत किया गया। एक्वाविवा और मोन्सेरेट 1583 में वापस चले गए, इस उम्मीद पर विश्वास करते हुए कि पुर्तगालियों ने अकबर के ईसाई धर्म में रूपांतरण का मनोरंजन किया था। 1590 में अकबर द्वारा बुलाया गया दूसरा मिशन भी 1592 में इसी तरह के नोट पर समाप्त हुआ। तीसरा मिशन अकबर द्वारा फिर से आमंत्रित किया गया, 1595 में लाहौर पहुंचा, जहां अदालत तब निवास कर रही थी और एक प्रकार की स्थायी संस्था के रूप में जारी रही, जिससे विस्तार हुआ। धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर इसका प्रभाव। पिता जेरोम जेवियर और इमानुएल पिन्हेरो मिशन के नेता थे और अदालत से उनके पत्र अकबर के शासनकाल के बाद के हिस्से में प्रदान की गई जानकारी के लिए बहुत व्यापक रूप से जाने जाते थे। राजकुमार सलीम ने जहांगीर के रूप में सिंहासन पर बैठने पर जेसुइट पिताओं की उपेक्षा करके मुसलमानों को आश्वस्त किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उनका अस्थायी मनमुटाव समाप्त हो गया और 1606 में उन्होंने उन पर अपने उपकार का नवीनीकरण किया। लाहौर में सुरुचिपूर्ण और विशाल चर्च को कॉलेजियम या पुजारियों के निवास के साथ उनके द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। 1608 में आगरा में कई बपतिस्मा किए गए। पुजारियों ने सार्वजनिक रूप से उतनी ही स्वतंत्रता के साथ अभिनय किया जितना कि पुर्तगाल में। जहांगीर का आचरण ऐसा था कि जेसुइट पुजारी उसे ईसाई धर्म में लाने के लिए आशान्वित हो गए। हालांकि इन आशाओं पर विश्वास किया गया था। इसके अलावा पुर्तगाली वायसराय के अहंकारी कार्यों ने मुगल सम्राट के साथ दरार पैदा कर दी। पुर्तगालियों का मुगलों से एहसान। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत पहुंचे। वह अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के मुगल दरबार में भारत में व्यापार करने की अनुमति के लिए अनुरोध करता था। फादर पिन्हेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने हॉकिंस को मुगल दरबार में पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वे सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस के लिए लाए गए उपहारों को स्वीकार कर लिया और 1609 में हॉकिंस का बहुत अनुकूल स्वागत किया। हॉकिंस तुर्की भाषा को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने किसी दुभाषिए की सहायता के बिना उस भाषा में सम्राट से बातचीत की। हॉकिंस जहांगीर ने उन्हें 30,000 रुपए के वेतन पर 400 के मनसबदार के रूप में नियुक्त किया। जाहिर है, उन्होंने इसे कभी प्राप्त नहीं किया। हॉकिंस का विवाह मुबारक शाह, मुबारकेश नाम के एक अर्मेनियाई ईसाई की बेटी से भी हुआ था। अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देने से पुर्तगालियों को ठेस पहुंची। हालांकि बातचीत के बाद पुर्तगालियों और मुगल सम्राट के बीच एक